हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। तो लुई ब्रेल दिवस जो है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपना सेगमेंट होता है रिवीजन का। लास्ट डे का हम लोग रिवीजन करते हैं, तो चलिए फटाफट से कल का रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ये स्थापित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में अभी हाल ही में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया, या कहीं उसे हरी झंडी दिखाई है। गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और समरकंद उज्बेकिस्तान में अभी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप आयोजित किया गया। इसमें भारत की कनोरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नाम का सैन्य अभ्यास ये राजस्थान में शुरू हुआ है। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो है ये वृंदावन में खोला जा रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए आर.के. त्यागी। और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों को मानचित्रित करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। यहाँ पर अनाहत सिंह लिख रहा है, चलिए पंजाब कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहला राज्य बना है, कल मैंने इसको आपको समझाया भी था अच्छे तरीके से, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र वाला। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की अवधि जो है ये 1 साल के लिए बढ़ा दी है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन आपको बता दें पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर तो भेजी ही जाती है। यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब टेलीग्राम पर भी भेजी जा रही है पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करो और पीडीएफ को आप फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइनर के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज आप जानते हो, पुराना नाम इलाहाबाद था। तो प्रयागराज में देखो 2 नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम होता है। हालांकि अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो माना जाता है ऐसा, गंगा यमुना सरस्वती का 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। लेकिन गंगा और यमुना का अभी भी आप संगम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यमुना नदी जो है, इस नदी पर ये परियोजना शुरू की गई है यूपीएसटीडीसी के द्वारा। ध्यान रहे, यमुना नदी पर शुरू की गई है पहली बात, प्रयागराज में शुरू किया गया दूसरी बात, यूपीएसटीडीसी ने शुरू किया है ये तीसरी बात। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मतलब क्या हुआ, आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तैरता हुआ रेस्तरां, ठीक है ना, ऐसा भी पूछा जाएगा। तो आप ये मत कहना कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये तैरता हुआ रेस्तरां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उद्घाटन किया गया है इसका। यहाँ पर क्षमता की अगर बात करें रेस्टोरेंट की, क्योंकि ये फ्लोटिंग है तो मतलब कि तैरता हुआ रहेगा, तो एक बार में एक लिमिटेड लोग ही मात्रा में वहां पर चढ़ सकते हैं। तो एक बार में 40 आगंतुक ही यहाँ पर एक बार में भोजन कर सकते हैं। यूपीएसटीडीसी के बारे में बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश राज्य के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संस्था है। स्थापना 1974 में की गई थी, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं प्रखर मिश्रा। क्लियर। यूपी के बारे में कल भी हम लोगों ने बात किया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। तो जो लोग नए आए हों वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और पीडीएफ में तो आपको दिया ही जाएगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अब तेजी से इसको मतलब एक मॉडल टाइप का विकसित किया जा रहा है, जिससे वहाँ के जो पीओके साइड में रह रहे लोग हों वो भी प्रभावित हों और वो भी जम्मू कश्मीर में मिलना चाहें। ये भी एक कारण है। प्लस जम्मू कश्मीर जो है बहुत सारी चीज़ों से समझ लो वंचित रहा है पिछले 60-70 सालों से। तो वो सारी सुविधाएं आने में यहाँ पर टाइम तो लगेगा ही, लेकिन वो चीज़ें तेजी से लाई जा रही हैं। तो इसी तर्ज पर पीएम विश्वकर्मा योजना जो अभी हाल फिलहाल में लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पर लागू कर दी गई है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब हम लोग जानेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। अगर आपको याद हो, पीएम मोदी जी ने
विश्वकर्मा भगवान जी की जयंती पर, जो कि होता है 17 सितंबर को, इस बार था, है ना, अलग अलग बार चेंज रहता है, इस बार 17 सितंबर को था। और देखो यहाँ पर संयोगवश 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का बर्थडे भी था। फिलहाल इस दिन ये योजना शुरू की गई 17 सितंबर 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में तो बताया ही था। ये भी उसी में बताया था कि 18 प्रकार के जो विश्वकर्मा जन हैं उनको यहाँ पर सरकार द्वारा सुविधा दी जाएगी, सहायता की जाएगी, वित्तीय मदद की जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी 18 प्रकार के विश्वकर्मा जन को। तो जम्मू कश्मीर में ये शुरू हो गया है ऑफिशियल तरीके से 2 जनवरी 2024 से। जम्मू कश्मीर, अगर आपको याद हो, जब ये स्टेट हुआ करता था और सभी राज्यों में जीएसटी लागू हो रहे थे, तो जीएसटी लागू करने वाला ये सबसे अंतिम राज्य था, लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य था, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ कि सबसे पहला राज्य कौन था, सबसे अंतिम राज्य था ये, जब राज्य हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। सबसे पहला राज्य असम था, याद आ रहा होगा ना आपको। अगला, हाल ही में कहां पर पानी की अहमियत समझाने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया। तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय या कहें वाटर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खोला जा रहा है। हमीरपुर में खुलेगा वाटर यूनिवर्सिटी, 25 एकड़ में ये बनाई जा रही है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये यूनिवर्सिटी लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनसे निपटान के लिए इसमें रिसर्च वगैरह किए जाएंगे, और उसमें क्या क्या पहल की जानी चाहिए, सुझाव दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया भर से, देश और दुनिया भर से लोग आएंगे जल संरक्षण के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में। तो ये वाटर यूनिवर्सिटी होगी। जखनी मॉडल को ये 500 गांवों तक पहुंचाने की तैयारी में है। अच्छा, इसको शुरू किसने किया, ये पहल जो है ना, हमीरपुर जिले के ही एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रविकांत पाठक। वर्तमान में ये स्वीडन में रह रहे हैं और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक हैं ये। तो इनके मन में विचार आया, फिर ये गए मिलने एक बहुत ही सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी से, जो कि स्वयं में समझ लो पद्मश्री से सम्मानित हैं, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत का। तो उमाशंकर पांडे जी से मिले, उसके बाद इन दोनों ने मिल करके वहीं पर अपने ही जिले में वाटर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है सिस्टम, समझ लो। अब फिर इसमें सरकार भी सपोर्ट करने लगी, है ना। तो इस वजह से अब ये पॉसिबल होने जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पड़ता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ध्यान रखिएगा। देखो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू की थी राजस्थान सरकार ने, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब, यानी कि इससे पहले की सरकार। अभी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी का शासन आ गया। बीजेपी जो है ये पहुंची और इसने क्या किया कि राजस्थान की जो राज्य स्तर की जो योजना थी, जो मेडिकल इंश्योरेंस योजना थी, उसको जो राष्ट्रीय स्तर की जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उससे मर्ज करने का फैसला लिया है। अब समझो इस चीज को, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, पीएमजेवाई जिसे कहते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या किया जाता था कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाता था, है ना। जिसको आयुष्मान कार्ड जिसका बना होता था, तो वो 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त में इलाज करा सकता था। राजस्थान सरकार ने ऐसे ही मेडिकल इंश्योरेंस योजना वो भी शुरू किया था, और वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से शुरू किया था। लेकिन इसकी जो बीमा कवरेज थी ये थी 25 लाख रुपए, यानी यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता था तो उसके इलाज में 25 लाख रुपए तक का वो खर्च करा सकता था, मतलब इसका इलाज मुफ्त में करा सकता था। तो अब यहां पर आयुष्मान भारत योजना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज करने की घोषणा की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर इन्होंने ये कहा कि हम 25 लाख रुपए का पर्याप्त बीमा कवर जो है ये बरकरार रखेंगे, यानी मौजूदा जो लाभ हैं ये बरकरार रखेंगे। राजस्थान में इस योजना के तहत, राजस्थान में जो चलेगी अब आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि अब विलय हो गया है, तो अब ये जो चलेगी उसमें 25 लाख का बीमा कवरेज ही मिलेगा, जो जैसा कि चिरंजीवी योजना कांग्रेस पार्टी के दौरान चला करती थी। बाकी जो देश में जितने राज्य हैं वहां पर 5 लाख रुपए तक का ही बीमा कवरेज मिलेगा, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलता था। आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी जान लो। ये शुरू किया गया था 23
सितंबर को 2018 को, और शुरू किया गया था। इसे PMJAY योजना भी कहते हैं। JAY में कभी कभी JA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप बताइएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य, ठीक है ना, योजना। तो J और A का ही फुल फॉर्म पूछा जाएगा, क्योंकि योजना तो पता ही रहता है, PM का मतलब प्रधानमंत्री, तो जन आरोग्य है ये, ठीक है ना। अगला, अब राजस्थान के बारे में जान लो। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, जिसे हम लोग जानते हैं पिंक सिटी के नाम से। राजस्थान के जो CM बने हैं वो है भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से अभी बने हुए हैं। कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। 53 जिले हैं यहाँ पर, और पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है, सांभर झील है। सांभर झील के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, ठीक है ना। लवणता के मामले में सबसे खारा पानी जो है इसी का है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार यहीं पर है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजस्थान अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। आगे, हाल ही में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। तो ये अभी फर्स्ट इंडियन कंपनी भी बन गई है जो केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स के लिए यहाँ पर इसे ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये गुजरात में जो इसकी जामनगर रिफाइनरी है, जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, भी पिछले कुछ दिनों में भी ये चर्चे में आया था। RIL की जामनगर रिफाइनरी पर ही ये सर्टिफिकेशन लागू होता है, मतलब कि इसी रिफाइनरी को ये सर्टिफिकेशन मिला है। कारण ये है कि ये अकेले में केवल यही रिफाइनरी जो है, जो जामनगर में है, वो ही केवल प्रति महीने 600 टन तक का पायरोलिसिस तेल का उत्पादन कर देती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। और अभी हाल फिलहाल में गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी का भी दर्जा दिया गया था। क्लियर? हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, रसिया से खूब भर भर के तेल खरीद रहे हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं और फिर वही भेज रहे हैं, बेच रहे हैं यूरोप को, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। तो हम लोग सबसे लार्जेस्ट ये आयातक हैं रसिया से तेल, और लार्जेस्ट इस समय हम लोग निर्यातक हैं यूरोप को रिफाइनी तेल के मामले में, रिफाइंड ऑयल के मामले में। अगला, जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी PLI मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बनी? तो ये भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी है जो PLI मंजूरी प्राप्त कर ली है। PLI योजना के बारे में कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था। यहाँ पर देखो, ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, मतलब कि EV बनाती है, ई व्हीकल्स बनाती है। आप यहाँ पर देख भी रहे होगे ओला स्कूटर, आप जरूर इसको देखे होगे आसपास अपने अब, ठीक है। तो भाविश अग्रवाल हैं ये ओला के फाउंडर, और इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। इनकी काफी बड़ी फैक्ट्री भी है। तो इनकी जो कंपनी है ना, ये PLI के तहत अब मंजूरी प्राप्त कर ली है। PLI योजना जो है ये सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव PLI योजना, जिसमें प्रति यूनिट में ओला इलेक्ट्रिक का लाभ जो है 15,000 से 18,000 तक पहुंच रहा है, और इस वजह से ये इसके पात्र भी बन गई है। अब ओला इलेक्ट्रिक जो है ये IPO की तरफ भी बढ़ रही है। इसके लिए इसने सेबी पर अप्लाई भी किया हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट वगैरह के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। यहाँ पर IPO लाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे ये पब्लिक को भी ऑफर कर सके, है ना। मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी। अच्छा, ये IPO क्या होता है, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर से मोटा मोटा जान लो आप कि जब कोई कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड से पहली बार लिस्ट होने जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, मतलब ऐसी कंपनी के रूप में जिसमें पब्लिक का कोई भी आम नागरिक जो है वो शेयर अपना खरीद सकता है सेबी के रेगुलेशंस के मुताबिक, और जो अपने शेयर मार्केट है उसमें जाकर के। तो इसके लिए पब्लिक ऑफरिंग लाया जाता है। तो पहली बार जब लिस्ट होने जाती है तो IPO आता है। पहली बार में कुछ डिस्काउंट देते हैं सब लोग, है ना, तो उसी को IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओला की स्थापना 2010 में की गई थी। फाउंडर एंड CEO हैं भाविश अग्रवाल। अगला, हाल ही में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कब औपचारिक रूप से अपना पद त्याग करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की महारानी है मार्गरेट द्वितीय, मार्गरेट द सेकंड। इन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब हम अपना पद छोड़ेंगे।
और पद ये छोड़ेंगी 14 जनवरी को, ठीक है ना। भारत में जब खिचड़ी होता है तब यहाँ पर ये पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, हालांकि खिचड़ी का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये मार्गरेट द सेकंड जो है ये महारानी पद से पद छोड़ेंगी और इनका जो बेटा है ना, वो बनेगा अब यहाँ का राजा। क्राउन प्रिंस फेडरिक जो है ये अब यहाँ के किंग बनने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एलिजाबेथ द्वितीय जो है जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर किंग्स चार्ल्स बन गए, ठीक है ना, प्रिंस चार्ल्स से किंग्स चार्ल्स हो गए। तो यहाँ पर ये 14 जनवरी को अपना पद छोड़ेंगे क्योंकि 14 जनवरी को ही इनका 52 वर्ष पूरा हो रहा है, 72 में, 1972 से ये महारानी के पद पर है वहां पर, है ना, मार्गरेट द सेकंड डेनमार्क की। डेनमार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख लो, ये मैप में, वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप यूरोप में अगर आओगे तो यूरोप में जर्मनी के ऊपर यहाँ पर आपको देश दिख जाएगा डेनमार्क, है ना। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी होती है डेनिश क्रोन। क्या होती है? डेनिश क्रोन। यहाँ पर पीडीएफ जो है ये आपको दी जाती है, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, ध्यान रहे। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दी जा रही है बिल्कुल फ्री में, तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर सारी पीडीएफ अभी दी जा रही है, तो आप जो है डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए जहां पर वन लाइनर भेजा जाता है, आपका रिविजन होता रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो देखो अब यहाँ पर इसके थ्रू क्या होगा, एक्चुअली में ये पहले से ही लागू है लेकिन इसका अलग अलग फेज जो है ये लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे में अभी एक और फेज यहाँ पर सीएम जो सुक्खू हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने एक और फेज इसका शुरू किया है। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, ये गारंटी करेगा ऑन लोन अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम। इस योजना के तहत गारंटीड लोन दिए जाएंगे युवाओं को, किस लिए? जिससे वो अपना स्टार्टअप कर सकें। लेकिन यहाँ पर क्लिक इस बात की है कि ये स्टार्टअप होने चाहिए सौर ऊर्जा से रिलेटेड, यानी ऐसी एनर्जी से रिलेटेड, ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें सरकार मदद करेगी। इससे दो फायदा होगा, एक तो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा पहल को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश ने अपने आप को ग्रीन स्टेट बनने के लिए भी घोषणा की है, जल्दी बनेंगे। 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक की क्षमता वाले एसपीपी की स्थापना की जाएगी। एसपीपी मतलब कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है ये, हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। राजधानी इसकी धर्मशाला है और शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। 12 जिले हैं, 68 विधानसभा में सीटें हैं, 4 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में यहाँ की सीटें हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। इधर ये चाइना से भी अपना बॉर्डर लगाता है। दर्रों की बात करें तो दर्रा देखो यहाँ कुगती और कालिचो तो है ही, लेकिन 3 और दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो है रोहतांग दर्रा, एक तो है बाड़ा लाचा और एक है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा ये तीनों भी आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं जल्दी ही अपडेट करवा दूंगा। झीलों की बात करें तो खजिहर, परासर, रेणुका यहाँ पर झील है, चंद्रताल, सूरजताल भी है। रेणुका झील बड़ा पूछा जाता है। अगला, हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ, ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो भारत जो है ये विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में अब शामिल हो गया है। ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किए जा रहे हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट्स होगा, इसमें एक लाइन में बहुत सारे ऐसे रेडियो एंटीना, खासकर टेलीस्कोपिक रेडियो एंटीना स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? तो ये ना एक दूरबीन का काम करेगी। किसका काम करेगी? दूरबीन का। तो अब अभी आप कहोगे कि सर इसमें तो कैमरा वगैरह लगा नहीं या फिर कुछ लेंस वगैरह लगा नहीं है, कैसे दूरबीन? देखो सभी दूरबीन में आप लोग आंखों से नहीं देख सकते हो। ये दूरबीन जो बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज वाली होती है, जो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करती हैं, उसमें ये लोग सिग्नल को स्टडी करते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं है कि आप जाकर के वहां पर ग्रह पर देख लोगे कौन घड़ी पहन के बैठा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े एंटीना होते हैं ये सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं, कौन से सिग्नल कैसे जा रहे हैं, कैसे क्या चीजें हैं, दूरस्थ स्थित, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर है। तो 1250 करोड़ रुपए की ये अंतरराष्ट्रीय मेगा साइंस परियोजना है, प्रोजेक्ट है। इसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जो शॉर्ट फॉर्म में SKO के नाम जाना जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे देश हैं, अब भारत भी शामिल
हो गया है। ये कोई एक उपकरण नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई साइटों पर यह हजारों टेलीस्कोपिक एंटीना का एक विशाल संग्रह होता है और सब लोग जुड़ करके एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, यूके, ये सभी हैं, क्योंकि सभी को भाई अल्टीमेटली जानना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है कि अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल ये एक नया अंतर सरकारी संगठन है, इसका हेडक्वार्टर यूके में है। अगला, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लाडाइन गे ने इस्तीफा दिया? तो क्लाडाइन गे जो है इस्तीफा दे दी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यह है क्लाडाइन गे। तो क्लाडाइन गे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रही हैं अध्यक्ष। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। हमेशा आप देखते हो जब भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है तो उसमें पहले टॉप 3 में इसका नाम जरूर रहता है। तो उसमें ये अध्यक्ष थी। इन पर क्या आरोप लगे, क्यों इस्तीफा देना पड़ा? इन पर साहित्यिक चोरी और यहूदियों के विरोध में प्रतिक्रिया देने का आरोप है। इन्होंने ये अपने बयान में कहा था कि दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना की जो आशंकाएं बढ़ रही हैं और गाजा में इजराइल युद्ध के परिणाम जो हो रहे हैं उसके बीच में यूनिवर्सिटी जो है ये यहूदी छात्रों की रक्षा करने में विफल रहा है। अब देखो, मतलब इन्होंने बयान तो दिया था लेकिन गलत जगह पर दे दिया था। अमेरिका में ये बयान दे दिया था। अब अमेरिकी लोग जो है यहूदियों के खिलाफ कोई बोल दे तो वो सह नहीं पाते, है ना। पूरा पूरा समझ लो कि उनका वही चलता है, इंडस्ट्री वही नहीं उन्हीं से। तो इसी वजह से इनको जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब फिलहाल 1 जुलाई 2023 से ये पद संभाली थी, 30वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। आज तक के इतिहास में इस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड प्रेसिडेंट के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल का रिकॉर्ड इन्हीं का रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। लास्ट क्वेश्चन बोनस के रूप में, वैसे तो मैं 10 ही क्वेश्चन बढ़ाता हूं आपको, लेकिन एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ और इस्तीफे देख लो। जैसे साक्षी मलिक ने अभी कुश्ती महासंघ से इस्तीफा दिया था। उदय कोटक जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ पद छोड़ चुके हैं। अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया छोड़ चुके हैं। दीपक पारेख एचडीएफसी के चेयरमैन पद छोड़ चुके हैं। किरण रिजिजू जी केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लास्ट बोनस क्वेश्चन आपके लिए, निविया इंडिया का एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो गीतिका मेहता को दोस्तों निविया इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। गीतिका मेहता ये रही, इनके पास 18 वर्षों का अनुभव है इस सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी काम कर चुकी हैं। निविया इंडिया में ये अब एमडी होंगी। इससे पहले ये हर्सेज इंडिया में एमडी का पद देख रही थी। तो 3 कंपनियां तो बदली हैं लेकिन अनुभव इनके पास काफी ज्यादा है। निविया इंडिया की बात करें 2005 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये थे आज के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अपनी किताब अगर नहीं लिए हो तो इसको ले डालो, ठीक है ना, क्योंकि पुस्तक जब हाथ में लेकर के पढ़ते हैं ना तो उसका मजा ही कुछ और रहता है। तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है, अमेजन पर बिल्कुल छाई हुई है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार चल रहा है। मतलब जो 4 स्टार एक लोग किए थे रेटिंग, उनका भी अगर आप रेटिंग पढ़ोगे तो उन्होंने भी पॉजिटिव ही रिस्पांस दिया है। पता नहीं क्यों वो 4 दे दिए हैं। और अगर आप में से कोई हो भैया जो 4 रेटिंग दियो तो उसको भी 5 कर दो यार, फालतू में अकेले ही आप बैठे हो इस लाइन में। तो ये कुल मिलाकर के मतलब जबरदस्त रेटिंग है और बहुत अच्छा लगा आप लोग का रिस्पॉन्स देख करके। हमने अपनी तरफ से 110% दिया है। तो अब आप सोचते होगे कि मैं बार बार यही सब की बात करता हूँ, कंटेंट क्या है ये बताता ही नहीं हूँ। कंटेंट देखो क्या है, इसमें हर एक चीज जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ Q&A फॉर्मेट में है। आपको मार्केट में ना वन लाइनर चिपका दिया जाता है कि लो ये वन लाइनर साल भर का है ये, और हर महीने वो लॉन्च करते हैं नया नया नाम बदल करके और मंथली वन लाइनर दे देते हैं। उसी में खुश रहते हो लोग, क्यों? क्योंकि वो 80 रुपए में 90 रुपए में मिल जाया करती है, तब उसमें संतुष्ट रहते हो। लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब आप कहते हो कि पता नहीं कहाँ से पूछा जा रहा है। आप इसको एक बार लेकर के देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पूछा कैसे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये जो एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं ना, इसके बीच से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, बीच से। ये नहीं कि ये क्या हुआ तो कौन आंसर होगा ये वाला, ये अब जमाना गया। तो इसीलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके जरूरी है और इसी के लिए ये बुक तैयार की गई है और इसीलिए नाम है इसका ब्रह्मास्त्र। अमेजन पर अवेलेबल है, आप अमेजन से ही जाकर के इसे खरीद पाएंगे। ओके, तो जाइए इसको परचेज कीजिए। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, तो वो है अल्जीरिया। पश्चिम बंगाल राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आज आपको क्या बताना है, शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है?
इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? दोनों ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कमेंट करके इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देने का प्रयास करना। इसकी क्विज मिलेगी आपको एमजीटी ऐप पर। फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जा रही है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर आपको वन लाइनर भी भेजा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।